Ladies and gentlemen, may you please join me in welcoming the Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta, up on stage. May we also request the Managing Director of Times Group, Mr. Vineet Jain, to kindly felicitate Srimati Gupta, the Honorable Chief Minister, with a special token of our appreciation. Thank you so much, sir. Well, now I will call upon stage the Group Editor of Times Network, Editor-in-Chief, Times Now, Navbharat, Navika Kumar, for a fireside chat with the Delhi Chief Minister. I request you, ma'am, to please come back upon the stage. Thank you, Meghna. Thank you, Madhav. A big round of applause for Nari Shakti here on the stage with us, Delhi Chief Minister Rekha Gupta ji. Rekha ji, पहले तो बहुत-बहुत बधाई. Your new role as the Chief Minister of Delhi comes after a long then into party politics. पहले तो आप ये बताइए, ये जर्नी किस तरह थी और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, ये कैसे आपको प्रिपेयर किया आपकी लाइफ की जर्नी ने? क्योंकि आपके तो विरोधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि आपकी जो पिक्चर्स हैं डूसू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, हाउ डिड दैट लाइफ प्रिपेयर यू फॉर दिस? थैंक यू नाविका जी. सच में ये जर्नी 30 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स, जब एक सिंपल स्टूडेंट के नाते मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी मार्कशीट लेकर के जब मैं कॉलेज में जाने लगी अकेले सहेलियों के साथ, तब पेरेंट्स इस तरह से उस जमाने में नहीं होते थे कि बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे कि नहीं पेरेंट्स साथ में जाएंगे एडमिशन करा के लाएंगे. एक ही डायरेक्शन घर से मिली, भाई गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लो, जाओ जहाँ भी कहो. और यूनिवर्सिटी में गए, सबने तय किया कि भाई दौलत राम कॉलेज में एडमिशन लेना है. एडमिशन ले लिया और कॉलेज का वो माहौल जो कैंपस का था, धीरे धीरे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कॉलेज में यूनियन में आने के लिए. कॉलेज की यूनियन से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ गई और अच्छा लगने लगा कि जो इश्यूज हैं उनके ऊपर लड़ना, उन पे अपने अधिकारों के लिए जूझना और एक ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए, आपके साथियों के लिए उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई में शामिल होना, ये धीरे धीरे अंदर आपके आ गया और आपको जुनून बनने लगा. हमने कभी यू स्पेशल्स के लिए लड़ाई लड़ी, कभी हमने कॉमन एडमिशन फॉर्म के लिए लड़ाई लड़ी. हर चीज जिसे लेना होता था सिस्टम से, जो सिस्टम से मिल नहीं रही होती थी, उसमें अपनी भूमिका अदा करी. और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि सच में कुछ करना है तो टेबल के इस पार आना पड़ेगा. आप उस पार रहते हुए केवल चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, पर अपनी कलम चलाने की ताकत रखनी है तो टेबल के इस पार आइए. वो जो समझ आई चीजें, मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनी. जब डूसू की प्रेसिडेंट बनी तो उसमें मैंने बहुत सारे निर्णय दिल्ली के स्टूडेंट्स के हित में लिए. जैसे ये कॉमन एडमिशन फॉर्म है, पहले एक जमाना ये था आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उसका फॉर्म अलग से खरीदना पड़ता था. आपको मिरांडा में लेना है तो उसका फॉर्म लीजिए, आपको एसआरसीसी में लेना है तो उसका फॉर्म लीजिए, आपको साउथ कैंपस में लेना है. तब हमने कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर्म निकाला कि एक फॉर्म लीजिए, आप प्रायोरिटीज भर दीजिए और एडमिशन डाल दीजिए. एक स्टूडेंट क्यों 50 फॉर्म खरीदेगा? और वो सफल हुआ. आज के स्टूडेंट भी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. तो उस दिशा में जब नए नए प्रयोग होते गए और हम चलते गए,
तो मानिए कि वो रास्ता मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने 3 बार एमसीडी का इलेक्शन जीता, अलग अलग कमेटीज में रही, एजुकेशन कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी, महिला कल्याण बाल विकास में, और जब जब जहां रही कोशिश की कि इनोवेटिवली कुछ करूं। जैसे हमारे एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को ड्रेस, जो आपने देखा होगा ब्लू ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन बनी। मैंने कहा सर ये बताइए कि ये ब्लू ड्रेस ही क्यों पहनी जाती है? कि मैम ये तो चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। मैं कहा इसका खर्चा कौन देता है? सरकार देती है, एमसीडी पैसे खर्च करती है। मैं कहा अगर हम ही पैसे खर्च करते हैं, इसका कलर हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? नहीं मैम ये तो सालों से ऐसा ही होता है। अरे कोई किताब तो दिखाओ जहां लिखा हो कि ब्लू ड्रेस ही देना है। इसमें हमारे बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं वो और गरीब लगते हैं, वो सरकारी लगते हैं। अगर उनको हम अच्छा ड्रेस दें तो मे बी वो भी सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे और compete कर पाएंगे प्राइवेट स्कूलों से। बहुत झगड़ा करने के बाद जब उन्हें किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिला कि ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून, एक्ट नहीं है कि ब्लू ड्रेस देना है, देन आई हैव चेंज दैट ड्रेस टू एक ब्राउन चेक और एक अच्छा सा शर्ट का कलर किया। और आज नगर निगम के बच्चे वो ड्रेस पहनते हैं और अच्छा लगता है, एक फील गुड आता है कि नहीं हम भी प्राइवेट स्कूलों के जैसे अच्छा एक सुंदर ड्रेस पहन सकते हैं। तो सिस्टम में रह के चीजों से समझना, उनको इंप्लीमेंट करना, उसमें चेंजेस करना सोसाइटी के लिए, इसका शौक मुझे सुबह से मतलब शुरू से था। और शायद ईश्वर ने ये जो मौका मुझे दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मुझे पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो शायद मैं दिल्ली के लिए भी कुछ ऐसा ही अच्छा सोचूं। रेखा जी, बहुत मोटिवेटिंग और आपने अपनी जर्नी बताई, लेकिन ये जो 28 साल के सूखे के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, आपको कभी लगा था कि मुख्यमंत्री आप बनेंगी? नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनूंगी ऐसा तो कतई नहीं लगा, नेवर। विधायक बनने का सपना था, उसके लिए दिन रात मेहनत करी। 2 बार जब आंधियां चल रही थी 2015 और 20 में चुनाव लड़े और बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से मैं हारी। 2020 में तो 1700 वोट से मैं हारी, पर हारने के तुरंत बाद अगले दिन से ही फिर से काम में लगे कि विधायक बनना है, काम करना है, ये करना है। एक जुनून था और उस जुनून के नाते एरिया में बहुत मैंने अच्छा सबके साथ में व्यवहार भी बनाया, काम भी किया। और जब सरकार बनी तो जब नाम आए कि ये कुछ लोग हैं जिनके नाम मुख्यमंत्री के नाते भी हो सकते, तो मैंने कहा भाई ये निर्णय पार्टी का है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पार्टी जो काम मुझे देगी, चाहे वो विधायक के नाते मिले, मंत्री के नाते मिले या मुख्यमंत्री के नाते, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तो पता कैसे चला, किसका फोन आया, कैसे हुआ, कुछ तो बताइए। वॉज इट एक्साइटिंग? नॉर्मल पर्सन के लिए जब ऐसा फोन आता है तो कैसा लगता है? दो चीजें बताती हूँ। जिस दिन ये घोषणा होनी थी तो शाम के टाइम विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ही डिसाइड होता है कि हु विल बी द लीडर ऑफ एमएलएज, और जो लीडर होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो जब मैं गई उस मीटिंग में तो मेरे साथ में मेरे एक साथी विधायक बैठे थे, उन्होंने कहा कोनी मार के फोन आया होगा। मैं कहा नहीं, फोन नहीं आया। झूठी। मैं कहा नहीं आया फोन भाई। कह रहे तो फिर किसको आया है? चेहरा देखो सबका, और किसी के चेहरे पे स्माइल होगी तो उसी को आया होगा। तो उसके बाद मैं एक अपने सीनियर लीडर से मिली, मतलब ही इज क्लोज टू मी। तो मैंने कहा सर एंजाइटी हो रही है। कह रहे क्यों? मैं कहा पता नहीं क्या होने वाला। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं कहा नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है। कि क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा बन गई तो क्या होगा? मैं कहा विधायक हूं, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल, आराम से काम करेंगे। मंत्री बन गई तो भी ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में काम होगा। मुख्यमंत्री हो गई तो फिर कैसे करूंगी? तो दैट वाज द सीन ऑफ दैट डे। और सच में नहीं सोचा था कि क्या होगा और कैसे करेंगे, बट पर फोन तो आया, आपने फोन की बात नहीं बताई। फोन नहीं आया तो फिर सच में वहीं पर लीडर? हाँ, वहीं पता चला। किसी ने कान में भी नहीं कहा कुछ? सब लोग
अलग अलग तरीके से गेस कर रहे थे, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, पर मुझे ये पता था कि डिसाइड जिसने करना है वो जाके इसको तो नहीं बताने वाला। मैं ऐसे कैलकुलेट करती थी। मैं कहा ये जो मुझे कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, मैं कहा मोदी जी का फोन तुम्हें आया क्या? क्या नहीं आया? मैं कहा फिर बस चुप रहो, कोई नहीं हुआ। तो आई नो हमारी पार्टी में जो कल्चर है, बहुत ही संगीनता के साथ में विचार होता है, सामूहिक निर्णय होता है और यथास्थान ही बताया जाता है। तो पर वो मेरे लिए वो सरप्राइज भी बहुत खूबसूरत था। वो मोमेंट बड़ी ऐसी थी कि जो जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकती। Truly a big moment, and to only be the second woman chief minister in the country is a big milestone for women in politics and women in India. पर अब तो आप वेटरन हो गई हैं, अब तो आप बजट भी प्रेजेंट कर चुकी हैं और अपने बजट से आपने मैसेज दे दिया है कि वो जो एजुकेशन मॉडल है उससे ज़्यादा आपने आउटले दिया है, 20% मोर देन व्हाट दी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के। तो ये तय था कि आप जिस एरिया में, अब मोहल्ला क्लिनिक, तो हेल्थ और एजुकेशन का मैं देख रही हूँ आपने आउटले बहुत दिया है, तो ये एक मैसेजिंग है। देखिए, एक गृहिणी हूं मैं और नेता हूं, मुख्यमंत्री हूं प्रदेश की। अगर इस पूरी दिल्ली को मैं एक परिवार के नाते देखती हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि किन किन एरियाज को फोकस करना पड़ेगा। उसमें हेल्थ, उसमें एजुकेशन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सिक्योरिटी, हर चीज को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से उस सेक्टर पे हमें एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जब मैं इस पूरा 1 महीना सिस्टम को इवेल्युएट किया तो मैंने पाया कि एजुकेशन के सेक्टर में पिछली गवर्नमेंट्स ने प्रोपोगेंडा ज्यादा किया है, काम नहीं किया वहां। आज भी हमारे स्कूलों की दीवारें जर्जर है, आज भी क्लासेस की कमी है, आज भी जो करिकुलम है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से नहीं चल रहा। वो लोग अपना ही बोर्ड को महत्व दे रहे हैं। एक दिन में 3 लेक्चर आपके एकेडमिक के दूसरे वाले हैं। आप हैप्पीनेस करिकुलम दे रहे हैं, आप देशभक्ति करिकुलम दे रहे हैं, आप थर्ड करिकुलम। एक दिन में 3 लेक्चर एक्स्ट्रा करिकुलर के नहीं हो सकते। आपका एकेडमिक जो है उससे खत्म होता है, उसको स्पेस नहीं मिलता। आपके इतने बाकी सब्जेक्ट है, आपको वो भी पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने लाए उसमें ना तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स की ओर ध्यान दिया और दूसरा करिकुलम को भी खराब किया मुझे लगता है। तो हमारी ये विश है कि देश की जो शिक्षा प्रणाली अभी नई बनी है, नई शिक्षा नीति, उससे जोड़ते हुए दिल्ली के स्कूल चलें। यहाँ के जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिले, कैरियर वाइज वो अपने आप को तैयार कर सकें। उसके लिए हम नई योजना लाए हैं जिसमें उनको हम नीट, जेई, क्लैट, सीए, इन सब फील्ड का उनको तैयारी कराएंगे, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तैयारी कराएंगे, ताकि हमारे इन सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ सके। और एक वास्ट विजन एजुकेशन को लेकर, क्योंकि कोई भी सोसाइटी देखिए तभी डेवलप कर सकती है जब आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन दोनों इतने हो जो कि आपकी जनता के लिए सफिशिएंट हो। तो इसलिए हेल्थ में भी बहुत काम करने की जरूरत है, एजुकेशन में भी जरूरत है और उस एजुकेशन को एक दिशा देने की जरूरत है। अनगाइडेड मिसाइल से काम नहीं चलेगा। आपने 9वीं के बच्चों को, आपने 11वीं के बच्चों को अगर फेल करके सिस्टम से बाहर कर दिया और उसके बाद आप कहें कि जी हमारा तो 100% रिजल्ट है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आपको उन बच्चों को भी, कमजोर बच्चों को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि वो भी 10th पास करे, वो भी 12th पास करे और स्ट्रीमलाइन होकर के आपके सिस्टम में से निकले। केजरीवाल का सिस्टम एजुकेशन का अनगाइडेड मिसाइल था। आप देख लीजिए, आपको मैं एक एक हेड उठा के बताऊं जो उन्होंने शुरू किया, केवल एक प्रोपोगेंडा था, एक मीडिया मैनेजमेंट कह सकते हैं आप हैप्पीनेस करिकुलम कर रहे हैं। हैप्पीनेस करिकुलम में क्या, एक आपका सेशन होगा, एक पीरियड होगा, उसमें आप
बच्चों को बस लैविश करेंगे कि आपको बैग बस्ता छोड़ दीजिए, हंसेंगे, कुछ अपने आप को एनरिच करेंगे। पैसा कितना खर्च हुआ? 0। कोई खर्च नहीं होना। भी आपकी टीचर्स हैं, थोड़ा उनको ट्रेंड करेंगे, बच्चों को सिखा देंगे, परंतु उसकी एडवर्टीजमेंट में 70 करोड़ रुपए खर्च होता है। आप सोचिए, ऐसे सारे करिकुलम जिनमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं करना, आपने देशभक्ति किया, देशभक्ति में बच्चों को देशभक्ति की बातें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर डेली देशभक्ति का एक क्लास अफोर्ड कर सकता है क्या एजुकेशन सिस्टम? तो बताइए मुझे। और फिर उसके ऊपर आप खर्चा करें 20 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट पे कि हम बच्चों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर, आप बच्चों पे खर्च कर रहे हैं 55 करोड़ रुपए और एडवर्टीजमेंट में 80 करोड़ रुपए। आप कर क्या रहे हैं? आपको केवल उस तंत्र में से अपने लिए स्वयं स्तुति निकालनी थी कि देखिए मैं कितना अच्छा काम करूं। आपने कभी नहीं सोचा आपने कि ये क्लासरूम अपडेट होना चाहिए, इस दीवार पे जो पंखा चल रहा है वो पूरी तरह चलना चाहिए, ये स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कंप्यूटर कैसे हैंडल करना है। आपने उस और नहीं देखा। आपने ऐसी बातें करी गुडी गुडी, जैसे होम्योपैथी की गोली होती है ना, मीठा मीठा खिलाओ। आपको जरूरत है सिस्टम में, बच्चा एक एकेडमिक उसका स्ट्रांगनेस जरूरी है, परंतु आप तो सिस्टम को डैमेज किया। कहां है शिक्षा मॉडल? आप आज भी उठाइए, किसी भी स्कूल में जाके देखिए, मैं चैलेंज करती हूं आपको, आप रैंडमली कोई स्कूल लेके जाइए और जाकर के देख के आइए कि वहां क्या पोजीशन है, क्या वहां के स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, क्या वहां की टीचर सेटिस्फाइड है। एक बच्चे पे आप पर पर्सन पर स्टूडेंट खर्च कर रहे हैं 60,000 रुपए ईयर रोल, और दूसरे पे 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो आपका स्पेशल स्कूल है, और वो बच्चा जो है वो साधारण स्कूल में। भाई उसका क्या कसूर है जिस पे 60,000 खर्च कर रहे हैं, और उसमें क्या बड़ाई है जिसको 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? तो इसका आंसर जो है वो है CAG रिपोर्ट्स, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। Isn't that politics? जहां जहां उठाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ गहराई पाएंगे। आप देखते जाइए, इतना कुछ है कि अभी हाउस था कल, तो आतिशी जी कहती हैं कि भाई आप सारी CAG की रिपोर्ट को इकट्ठा पेश कर दीजिए। मैं कहा इतना वजन कहां लेके जाएंगी आप, आपके दिल पे बहुत कुछ सहने के लिए। देख लीजिए एक एक सेक्टर जिसका रिपोर्ट खुल रहा है, आप मानिए उसमें हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला, और उसके साथ में सिस्टम को जड़ से खत्म करने की पूरी साजिश है। तो रेखा जी, आपने ये भी तय कर लिया कि आप CM हाउस जो केजरीवाल जी ने बनवाया था उसमें नहीं रहेंगी, उसमें भी मैसेजिंग है? डेफिनेटली मैसेजिंग है। शीश महल, वो बात अलग है कि मुझे अभी तक घर नहीं मिला है। मैं अपने घर के सामने की सड़क पे ही ऑफिस चला रही हूँ, वहीं गली में कुर्सी लगा के सुबह जितना जनता आता है उनको मिल रही हूँ। पर उस घर में ना जाने के पीछे मुझे ऐसा फील होता है कि उस घर के अंदर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस पे किसी मुख्यमंत्री का मलमल का बिस्तर पे लेटने का अधिकार नहीं है। उसकी जगह वो करोड़ों घर बन सकते थे जो आज भी फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। वो लोग जो झुग्गी में रहते हैं उनके अधिकार का पैसा था जिससे वो शीश महल बना। आप लाखों रुपए का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, पर हमारी दिल्ली में हजारों लोग वो हैं जिनको शौचालय नहीं है उपलब्ध करने के लिए। मैं छोटा सा हादसा बताती हूँ। पीतमपुरा में एक जीपी झुग्गी है, एक महिला टॉयलेट यूज करने के लिए गई। वो टॉयलेट कैसे हैं? पोटा कैबिन जैसे, जमीन से 1.5-2 फुट ऊंचा, उसके ऊपर आपको पैर रखना है, उसके बाद इंडियन शीट है। उस महिला ने उस पे पैर रखा और फिसल गई, उसका मुंह पॉट के अंदर गिर गया। विदिन 10 मिनट्स उसकी मौत हो गई, विदिन 10 मिनट्स। इतना बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का। आज तक मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा स्लम एरिया दिल्ली में जो है, क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने कुछ सोचा? गरीब के मसीहा भाई हो तो केजरीवाल जैसा, ऐसा भाई जो बहनों के घरों को दारू से भर दे ताकि उसका पति दारू पी पी के घर में झगड़ा करे, मार पिटाई करे। किसी गरीब की झुग्गी में आज तक ये सरकार बता दे कि इन्होंने कभी किसी बच्चे के लिए शिशु वाटिका, कोई 2 झूले, कोई पार्क, कोई गली नाली खड़ंजा,
टॉयलेट। दिल्ली को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। मैं आपको लिखित में दे रही हूं नविका जी कि आप किसी भी झुग्गी क्लस्टर में जाके देख लीजिए, बहनों के लिए नहाने की जगह नहीं है। आज भी झुग्गियों में बहन बेटियों को खुले में नहाना पड़ता है और कितनी निगाहें उनको देखती होंगी गंदी निगाह से। आज या तो वो अपने बाहर नहाती है या फिर अपना एक जो छोटा सा उसका कमरा है, एक कोने में उसका चूल्हा लगाए, एक साइड बिस्तर लगाए, पर्दा ढकती है, वहां नहाती है, वहीं बर्तन धोएगी, वहीं पे खाना बनाएगी। यदि इतने सालों की आजादी के बाद हम अपने इन गरीब भाई बहनों को कुछ दे नहीं पाए, कांग्रेस ने भी केवल नामकरण किया झुग्गियों का। एक इंदिरा कैंप है, एक संजय कैंप है, एक राजीव कैंप है, सब कैंपों के नाम अपने कैंपों पे रखे हुए हैं। गरीब को हमेशा गरीब रखा, ना उन्होंने कभी डेवलपमेंट में कुछ किया, ना ही झाड़ू वालों ने किया। आज भी वो झुग्गी का व्यक्ति 40-40 साल से वहां बसा हुआ है और उसके लिए कोई सुविधा नहीं। यदि मैंने पहली बार आकर के वहां पे 700 करोड़ रुपए का बजट उनके हेड में रखा है, तो ये शुरुआत है उनको भी एक समानता का अधिकार देने की। आपने कल बजट प्रेजेंट करते हुए एक शेर कहा बशीर बद्र का, और कहा दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। ये इल्जाम किस किस पर? देखिए ना, दिल्ली कितनी बार उजड़ी और कितनी बार बसी। हर बार आपको दिखाई देगा कि यहां तो जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। दिल्ली को लूटा ही, किसी ने दिया नहीं। मुगल, अफगान, तैमूर, पिछली सरकारें हमेशा लूट के अपना घर भरा। मैं ये पूछती हूं, 10 साल इतना बढ़िया जनादेश मिला, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपको 70 में से 67 सीटें मिल गई। भगवान बना दिया जनता ने, भगवान। इतना विश्वास किया और आपने क्या किया? शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला, ये सबके सामने है। दिल्ली पूरा देख रही है। केवल फ्री वीज दिखा करके आपने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो। कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नया फ्लाईओवर नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई सिस्टम में आपने क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया? आज भी हमारे अस्पतालों में जो नेसेसिटी मशीनरी है, वहां का एमआरआई, वहां का इको, वहां डायलिसिस मशीनें 10-10 साल पुरानी है। वहां इलाज करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। 4-4 अस्पतालों पे एक एमडी है। एक व्यक्ति इतना बड़ा एक अस्पताल नहीं संभाल सकता। 4 और इतने समझदार लोग कि 24 अस्पताल नए शुरू करवाए। कोविड के समय में शुरू हुए, खत्म नहीं हुए अभी तक। और ऐसी स्थिति है कि अगर 500 करोड़ रुपए एक अस्पताल पे खर्च करना था, आज उसकी कॉस्टिंग 1200 करोड़ हो गई, जिसमें से आपने ठेकेदारों को 100 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी क्योंकि डिलेड इन वर्क। और ऐसा ये जो हजारों करोड़ रुपया लगा, किसका खर्च हुआ, किसका बर्बाद हुआ? दिल्ली की जनता का। तो जवाबदेही तो बनेगी ना, देना ही पड़ेगा जवाब। आज दिल्ली को पटरी पे लाना इतना आसान काम नहीं है। जब वो खड़े होकर के बैनर लेके कहते हैं 2500 रुपए बताइए कब आएंगे, 2500 रुपए बताइए कब आएंगे, इतना आसान नहीं है। जिस सिस्टम को गर्त में से निकाल करके जमीन पे लाना और जमीन पे से लाके उसकी इमारत खड़ी करना इतना आसान नहीं है। कहने को कुछ भी कह दीजिए, लास्ट लिमिट पूछ लेंगे आप भी, पर मैं ये समझती हूं सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश। आपकी नीयत, आपकी नीति, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और कैसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने रेखा गुप्ता जी। दिल्ली को बहुत उम्मीदें हैं। आप ये जो रास्ता आपने चुना है कठिन जरूर है, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचेंगी, इसकी हम सब आशा करते हैं और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस भी देते हैं और बधाई भी देते हैं फॉर मेकिंग इट बिग फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन इंडिया। और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली को जो नहीं मिला वो मिलेगा आपके कार्यकाल में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच। And welcoming Jyotiraditya Scindia also in the audience. Thank you, Rekha ji.